क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? आज तो बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो आज। अच्छा, मैं भी दिखाई दिया हूं। मैं तो यार रोज आ रहा हूं इस क्लास में। पिछले कई दिनों से मैं तो रोज क्लास में आ रहा हूं। बस आपकी मुलाकात जो है काफी दिनों के बाद हुई है आज। और वैसे भी पता नहीं मैंने आप लोगों को कहां कहां देखा, मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी तो। लास्ट है मैं बहुत जगह देखा था। और चलिए, यदि आपको जगह मिल गई हो तो कार्यक्रम को स्टार्ट करें या नहीं करें? अभी कर दे स्टार्ट। तो बस 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 हो गया, सारा का सारा काम हो गया अभी। सबसे पहले तो आज आप लोगों की एक बैच जो है वो नया आकर बैठा है अभी। तो काफी दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई है। और एक बैच जो था वो लगातार चल ही रहा है अभी। तो सभी का एक बार क्लास में स्वागत है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस को समझ लिया जाए एक बार, कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपको आरटीई के अंतर्गत पढ़ने हैं। दरअसल में इस पूरे के पूरे जो सिलेबस है आपको, और इस सिलेबस के पार्ट को आपने नाम दिया था एजुकेशन या एजुकेशनल सिनेरियो, और इसको आपने कहा है शिक्षा या शैक्षिक परिदृश्य, इसको कहा जाता है। आवाज नहीं करे भाई, देखो अब जिसको जगह मिल गई है वो अपनी जगह पर विराजे एक बार। और सबसे पहले, अब आवाज बंद हो जाए तो ठीक रहेगा। आपका जो सब्जेक्ट का नाम है उसको एजुकेशनल सिनेरियो कहा जाता है, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शैक्षिक परिदृश्य। इसके अंतर्गत बहुत छोटे छोटे टॉपिक लिखे हुए हैं, कुछ टॉपिक थोड़ा बड़े हैं। और वो टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक बार आपको याद दिला देता हूं। यहां सबसे पहला जो टॉपिक लिखा है वो लिखा हुआ है आपका शैक्षिक परिदृश्य का परिचय। ये आपका एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसको आप लोगों ने नाम दिया है शैक्षिक परिदृश्य का परिचय। ये एक टॉपिक लिखा हुआ है। उसके बाद में एक टॉपिक और लिखा है आपके यहां पर, और इसको नाम दिया है आपने शैक्षिक प्रबंध, आपने कहा है, या शैक्षिक प्रबंधन कहा है। और इसके साथ में आपकी कुछ परिषद दे रखी है, जैसे कि आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी दे रखा है, एसएमसी जिसको कहा है। और इसी के साथ में हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, और वो है आपकी एसडीएमसी। इसके साथ में एक और आपके यहां टॉपिक लिखा हुआ है, और वो है आपके शिक्षा के नवाचार, जिसको आप लोगों ने नाम दिया है शैक्षिक नवाचार। आवाज ज्यादा कम होगी, बढ़ जाएगी, चिंता क्यों करते हो यार? आवाज आपकी है, जहां कहोगे वहां पहुंचा देंगे। आपकी आवाज को दबने थोड़ी दिया जाएगा। तो एक और नाम हो गया जिसको नाम दिया आपने एजुकेशनल इनोवेशंस, आपने कहा है, जिसको आपने शैक्षिक नवाचार कहा। इसके अलावा एक सिलेबस में टॉपिक और लिखा हुआ है, और यह है आपकी राज्य की कल्याणकारी योजनाएं। डायरेक्टली आपने इसको नाम दे दिया है कल्याणकारी योजनाएं। वो योजनाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा चला रखी है, इसको नाम दिया आपने राज्य की कल्याणकारी योजनाएं। इन योजनाओं के बाद में एक और नाम आपने दिया है, और ये जो एक और नाम दिया है उसको कहा आप लोगों ने एनईपी 2020। अरे भाई आवाज मैंने कहा ना नहीं करनी अभी। ये हो गया है आपका एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इसके बाद में दो टॉपिक और है आप लोगों के, जिसमें एक का नाम लिखा हुआ है आरटीई 2009, और एक जो लिखा हुआ है वो है आपका आरटीई 2011। कुल मिलाकर ये आपके टॉपिक है जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। अब ये वो जगह है जहां से आपकी सिलेक्शन के रास्ते निकल भी जाते हैं, और आपके सिलेक्शन के जो रास्ते हैं वो बंद भी हो सकते हैं। उसका कारण क्या है कि लगभग
जो आप लोगों के 6, 7, 8, 9, 10 जो प्रश्न बनते हैं वो यहां से बनते हैं, और ये वो प्रश्न है जिनमें तुक्का लगने की चांस बहुत कम होती है। दो ही वजह होगा, या तो प्रश्न सही होगा या प्रश्न गलत होगा, और यह प्रश्न को आप छोड़कर आ जाओगे। और आपको अच्छे से मालूम है कि जब हम मेंस का पेपर देखते हैं, या आपने देखा होगा पेपर आप लोगों ने पुराने, तो 100% आपको मालूम होगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से मिनिमम एक प्रश्न और ज्यादा से ज्यादा औसतन 2 प्रश्न भी आ जाते हैं। तो आपने कहा सर ऐसा कौन सा टॉपिक है हमारा जहां से हमें प्रश्न भी मिलते हैं और कम से कम एक या कम से कम 2 प्रश्न एक ही टॉपिक से मिलता है? तो उसमें एक जो टॉपिक है आपको अच्छे से मालूम है, वो है आप लोगों का आरटी 2009 वाला। एक और कई बार 2 प्रश्न अकेले एक ही टॉपिक से मिलते हैं, जिसको आप लोगों ने नाम दिया है आरटी 2009। आरटी 2011 से जब भी प्रश्न आएगा, वो हम मान के चलते कि यदि तैयारी नहीं की आप लोगों ने तो वो गलत होगा ही होगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें लिखी है। एनईपी पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में भी हो सकता है प्रश्न सही हो और हो सकता है प्रश्न सही नहीं भी हो। उसके बाद में आता है आपकी राज्य की कल्याणकारी योजनाएं। चूंकि आप सभी को मालूम है इलेक्शन हुए हैं अभी, आपको मालूम है मार्च में बजट आपका आता है, तो हम मान के चलते हैं कि जो पुरानी जो योजनाएं हैं आपकी, हो सकता है उनमें 99% चेंज आ जाए। तो अभी तक जो चल रही है वो तो हम करवा ही देंगे आप लोगों को, लेकिन आपके बजट के आसपास या आपकी परीक्षा के आसपास कोई योजनाएं बनेगी, वो आपको फिर दोबारा से चेक करनी होगी। शैक्षिक नवाचार एक ऐसा टॉपिक है जो हो सकता है थोड़ा सा भी पढ़ के जाओगे, थोड़ा सा भी मेहनत करके जाओगे तो आप 1 टाइम में ठीक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ के जो टॉपिक है बड़े सेलेक्टेड टॉपिक है। जैसे कि इस्माइल किसे कहते हैं, जैसे कि एसएमबीके किसे कहते हैं, जैसे कि शिक्षा दर्शन किसे कहते हैं, जैसे कि शिक्षा वाणी किसे कहते हैं, जैसे कि राइज किसे कहते हैं, दीक्षा किसे कहते हैं, नो बैक डे किसे कहते हैं। छोटे छोटे टॉपिक आपके आते हैं, ये आते हैं आपके शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत। उसके बाद में एसएमसी आपका एक ऐसा टॉपिक है, कभी भी परीक्षा क्यों ना रहे, परीक्षा का पेपर किसी के द्वारा क्यों ना बनाया जाए, एसएमसी वाला प्रश्न बिल्कुल फिक्स है, ये आता ही आता है ये। और एसएमसी का भी जो प्रश्न आता है वो 100% आता है इसकी कार्यकारिणी के बारे में, क्योंकि आपने हो सकता है रीट के टाइम पर पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो एसएमसी है इसके 2 भाग होते हैं, एक आम सभा और एक कार्यकारिणी सभा। तो जो इसकी कार्यकारिणी सभा है इससे 100% प्रश्न आता है, तो ये आपका जो एसएमसी वाला है ये प्रश्न आता है। उसके बाद में आपका बनता है शैक्षिक परिदृश्य। यहां से जब भी प्रश्न आता है समझ के चलिएगा कि पेपर बनाने वाले ने उसको आपको इसलिए दिया है ताकि आप उसको गलत करके आओ या उसको छोड़ के आओ। कारण है उसका क्योंकि लगभग हम बात करते हैं तो 1910 से लेकर, मैं चीजों को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1910 से लेकर लगभग 2020 तक की, रिपीट कर रहा हूं फिर दोबारा से ताकि जिन्होंने ठीक से नहीं सुना वो दोबारा ध्यान से सुन ले। 1910 से लेकर 2020 तक की जो इतिहास में घटनाएं घटी है शिक्षा के क्षेत्र में, उन सब घटनाओं को यहां पर पूछा जाता है 1910 से लेकर 2020 तक। तो आपके कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर 1910 में क्या घटित हुआ और 2020 में क्या घटित हुआ, और ऐसा क्या हुआ इन लगभग 110 सालों में जो हमें पढ़ना जरूरी है और हमारी एग्जाम में भी आता है। तो मैं कहता हूं ये जो आधा सा ज्यादा जो सिनेरियो है, मैं कहता हूं मोर देन 70-80% सिनेरियो वो इन 110 सालों में सिमट जाता है। जब कहानी स्टार्ट होती है 1910 से और कहानी जाकर समाप्त होती है 2020 में। तो ये तो आपका सिलेबस है, किसी के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमारे सिलेबस कौन कौन सा है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन कौन सी वो चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा सिलेबस मैंने रख दिया है। वैसे आपके पास कॉपी भी इसकी होगी, बुक्स में भी आपको दे रखा होगा, नोट्स में भी आपको दे रखा है, लेकिन इन सब के बावजूद सिलेबस आपके सामने है। और अब जब आपसे पूछा जाएगा कि सर हमें पढ़ना कहाँ से है, तो आपका जो पहला टॉपिक बनेगा वो बनेगा, आप चाहे राजस्थान कह देना और चाहे आप कह दीजिएगा भारत कह दीजिएगा, क्योंकि दोनों का कंटेक्स्ट एक ही है। और ये बनता है आपका राजस्थान एवं भारत का शैक्षिक परिदृश्य, कि भारत में और राजस्थान में जो शिक्षा का विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, ये आपको सबसे पहले जानना है। तो इसमें एक तारीख मैंने आप लोगों को बताई थी और वो तारीख थी आपकी 1910,
तो आप कहोगे सर क्या था मामला, पूरा हमें बताइए। तो भाई देखिए, इतिहास में ये तारीख बड़ी अहम मानी जाती है और तारीख आपकी बनती है 18 मार्च 1910। तो आप कहोगे सर क्या हुआ था इस दिन। तो भाई देखिएगा, हिंदुस्तान की राजनीति में बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, वो आप लोगों ने पढ़े होंगे, उनको देखा भी होगा आप लोगों ने किताबों में। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि राजस्थान की नहीं बात कर रहा हूं मैं, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। और महाराष्ट्र में एक रियासत थी जिसका नाम आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा, वो रियासत थी बड़ौदा रियासत। ये समय वो था जब देश के ऊपर अंग्रेजों का आधिपत्य था। तो हमारे यहां पर एक रियासत है जिसका नाम था बड़ौदा रियासत। कई वजह से फेमस रही इतिहास में, और उनमें से एक जो वजह थी वो थी सयाजी राव गायकवाड़। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, सयाजी राव गायकवाड़। ये यहाँ के रियासतदार थे। इतिहास की किताबों में वो आपने पढ़ा भी होगा शायद इनका नाम। अब आपने कहा कि सर इन्होंने किया क्या था, तो सबसे पहले तो ये सयाजी राव गायकवाड़ वो थे जो हिंदुस्तान में पुस्तकालय के जनक माने जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सयाजी राव गायकवाड़ वो व्यक्ति है जिन्होंने अपने राज्य में, अपनी रियासत में जगह जगह पर बच्चों के पढ़ने के लिए दुनिया भर की लाइब्रेरियां खोल रखी थी, दुनिया भर की पुस्तकें इन्होंने इकट्ठी कर रखी थी। यही कारण है इनको भारत में जो पुस्तकालय खुले हैं, आपके यहाँ पर जो लाइब्रेरीज खुली है, उन पुस्तकालयों के जनक इनको माना जाता है। और यही वो आपकी रियासत है जहां पर एक और महानुभाव जन्मे हैं और जिनका नाम था साहूजी महाराज। अभी जो साहूजी महाराज है, ये वो व्यक्ति थे जो अपनी रियासत में गरीब बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, होनहार बच्चों के लिए, योग्य बच्चों के लिए, किसी भी जाति धर्म के क्यों ना रहे, उन सब बच्चों को ये निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे। अब अपने राज्य में निःशुल्क जो शिक्षा बच्चों को दे रहे थे, उसमें ऐसा नहीं कि भाई कोई छोटे मोटे बच्चों ने एजुकेशन ली हो। कई ऐसे बड़े बड़े नाम भी हैं जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया। और उनमें से एक जो व्यक्ति माने जाते हैं, आप सब जानते हो, वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ये वही भीमराव अंबेडकर साहब थे जो इस राज्य से छात्रवृत्ति लेकर, वो आपको मालूम है ब्रिटेन भी पहुंचते हैं, फिर उसके बाद में लंदन भी पहुंचते हैं, अमेरिका भी पहुंचते हैं। इसका मतलब हुआ कि पुस्तकालयों के विकास में आपकी बड़ौदा रियासत और सयाजी राव गायकवाड़ साहब, और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए साहूजी महाराज का नाम बड़ा फेमस रहा है। अब साहब हुआ क्या इस तारीख को, और इस तारीख से कुछ दिन पहले आप सभी को मालूम है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु क्या नाम थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये गोपाल कृष्ण गोखले साहब किसी काम से ये महाराष्ट्र पहुंचते हैं, और जब महाराष्ट्र पहुंचे, ठीक वैसे ही जैसे आप पहली बार जब जयपुर आए होंगे, और जब जयपुर आए होंगे तो आपने अपना जो गृहस्थी सेट की होगी, उसके बाद में आपने इच्छा जताई होगी कि यार मैं थक गया हूँ, चाय वाय पी लूँ अभी। तो आपके किसी मित्र ने आपको बोल दिया होगा, पहचान वाले ने बोल दिया होगा कि चल तुझे चाय पिला के लाता हूँ। बोला कहाँ पर पिलाएगा? बोला मैं तुझे चाय पिलाने लेकर चलता हूँ मंगल टी स्टॉल पे। ठीक वैसे ही गोपाल कृष्ण गोखले साहब को किसी ने बोला कि साहब हमारे महाराष्ट्र में एक रियासत है, और उस रियासत का नाम है बड़ौदा रियासत, जहां गरीब बच्चों को, पिछड़े बच्चों को, योग्य बच्चों को, होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अब इस पूरी घटना से गोखले साहब को बड़ा अच्छा लगा कि यार एक रियासत ऐसा कर सकती है, तो यदि एक सरकार ऐसा करना प्रारंभ कर दे तो वाकई मजा आ जाएगा। और यही कारण है गोखले साहब ने दिल्ली पहुंचकर एक प्रस्ताव तैयार किया, और वो प्रस्ताव उन्होंने बनाया कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए, और उसका प्रस्ताव बनाकर अंग्रेजी सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है 1910 से लेकर 1947 तक भारत के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत थी। तो जब अंग्रेजों के सामने विधेयक बनाकर जब पेश किया कि आप हमारे बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सुविधा प्रदान करिए, तो साहब अंग्रेजी सरकार ने उसको गौर नहीं किया, उस पूरे प्रस्ताव को वापस कर दिया। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए एक प्रश्न तैयार हो गया, और वो क्या प्रश्न था, आप चाहे तो आरटीई कह देना।
आरटीई नहीं कहना चाहो तो आप डायरेक्टली हिंदी में बात कर लेना और कहना साहब निःशुल्क एवं अनिवार्य। ये आपका प्रश्न हो गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य जो शिक्षा रही है आपकी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का यदि भारत में कोई जनक माना जा सकता है तो वो जनक कौन से व्यक्ति को माना जाएगा? तो जवाब है आपका गोपाल कृष्ण गोखले को। अब ये वजह आपको अच्छे से मालूम है कि साहब गोपाल कृष्ण गोखले को हमने क्यों, आखिर क्या हुआ है, क्या कारण ऐसा रहा कि इन व्यक्ति को हिंदुस्तान में आरटीई का जनक माना गया? तो इसका कारण है क्योंकि भारत में सबसे पहले यदि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की यदि मांग किसी के द्वारा की गई तो किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। लेकिन अंग्रेजों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन हमारे लिए एक मुद्दा खड़ा हो गया कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती हो। लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, कोई अधिकार हमें नहीं मिला। और कहते कि 1910 से लेकर 1935 तक ज्यादा कोई प्रयास नहीं हुआ। लेकिन 1935 में आते आते हमारे यहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति, और बुजुर्ग व्यक्ति को आप सभी अच्छे से जानते हो, वो बुजुर्ग व्यक्ति कौन था? तो कहते साहब महात्मा गांधी, वो वाले महात्मा गांधी जिनको अक्सर हर लोग विभिन्न कारणों से इनकी आलोचना करता रहता है। पढ़ने वालों का यदि सिलेंडर खत्म हो जाए तो वो कहता है साहब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कई बार हम सुबह जब आते हैं, क्योंकि मेरी भी सुबह क्लास हो ही जाती है जल्दी, आपकी भी सुबह जल्दी क्लास होती है, हमारे विष्णु भगवान भी सुबह सुबह मिल जाते हैं, अजय भाई साहब हमारे मिल जाते हैं। तो कई बार क्या है कि भाई ये अब क्या है कि ज़्यादा थोड़ा सा फैशनेबल रहते हैं, आप देखते ही हो इनको। तो ये मतलब छोटे छोटे का मतलब समझ गए हो आप? छोटे छोटे का मतलब ये नहीं होता कि मैं बात कर रहा हूँ कोई हीरोइन की बात कर रहा हूँ। तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ जाते हैं ये। तो अब वहाँ पर जब आते हैं तो ये ठंड में हिलते डुलते रहते हैं, इस तरह से करते रहते हैं ये। कभी आप भी सुबह देखना, एक बार सुबह ऐसे खड़े मिलेंगे आप लोगों को। तो अब मेरे को समझ में नहीं आया कि ये ऐसे क्यों खड़े हैं ये। तो मैं आकर पूछता हूँ भाई, मैं कहा तुम ऐसे क्यों खड़े हो? बोला जी गुरुजी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो मैं कहा तुम्हारे ऐसे खड़े रहने में महात्मा गांधी का क्या योगदान है? बोला गुरुजी ठंड बहुत ज्यादा जोर से पड़ रही है। तो मैं कहा भाई ठंड के लिए जिम्मेदार कौन है? बोला महात्मा गांधी जिम्मेदार है। तो मैंने कहा भाई वो कैसे हो गया? बोला गुरुजी ने ये 7:30 बजे कोचिंग भी स्टार्ट नहीं होती तो बोला हम भी यहाँ नहीं आते, और 7:30 बजे कोचिंग स्टार्ट नहीं होती तो बोला ठंड भी नहीं लगती। अरे वाह भाई वाह, इसका मतलब देश में जो भी घटित होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो जवाब है महात्मा गांधी जिम्मेदार होता है। अरे अरे यार मैं कहां से हो गया यार, मैं कहा यार ऐसी बातें कर रहे हो आप लोग, मेरी वजह से वाला क्या घटित हो रहा है? अब साहब हुआ कुछ इस तरह से, अभी तो बात स्टार्ट ही हुई थी अभी तो कह रहे कि सब थोड़ा कुछ आगे बढ़े। और आगे बढ़ने पर कई लोग आते हैं जो सुबह सुबह बस में आते हैं या ट्रेवलिंग करके आते हैं, उनका मूड खराब हो रहा है। उनसे पूछा कि भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बोला गुरुजी क्या बताए आपको सीटें नहीं मिली। मैंने कहा क्यों नहीं मिली भाई? बोला मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको सीट नहीं मिली उसके लिए महात्मा गांधी जी जिम्मेदार कैसे हुए, लेकिन आप कर देते हो, कोई बात नहीं। 1935 में इस व्यक्ति के द्वारा एक कोटेशन हमें बताया गया, हो सकता है मैंने कोटेशन पहले बताया होगा आप लोगों को, बड़ी गजब की, बड़ी शानदार इन्होंने बात कही। और जो कोटेशन इनका था वो आपकी एग्जाम में आ रखा है। कोटेशन क्या कहा था इन्होंने केवल ये कहा कि मैं हिंदुस्तान के लिए, मैं भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की नींव रखने जा रहा हूं जो बालकों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाती हो। 1935 का समय मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने जीके में इसको पढ़ लिया होगा, हिस्ट्री में इसको पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, उसके बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो समय था जब महात्मा गांधी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। ये वो समय था जब राष्ट्रीय कांग्रेस से इन्होंने दूरियां बना ली थी। उसका कारण था क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के कारण, शहीद आजम भगत सिंह जी की शहादत के कारण लोगों ने इनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आप जैसे मेरे जैसे लोगों को लगा कि 5 सितंबर 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ वो गांधी जी की फेलियर का नतीजा था। इसलिए गांधी जी ने अपने आप को राजनीति से दूर किया और उन कामों की तरफ ध्यान दिया
जिनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, जैसे कि जाति प्रथा को खत्म करना, छुआछूत को खत्म करना, नशे को खत्म करना और बच्चों की एजुकेशन को सुधार करना, जिनको इतिहास में नाम दे दिया गया रचनात्मक कार्य। तो जब इन्होंने विचार रखा कि मैं भारत के लिए, बच्चों के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की नींव रखना चाहता हूं जो बच्चों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाती हो, तो यकीन मानिएगा ये देश की शिक्षा में क्रांति का कारण बना। क्योंकि आज से पहले, आज भी आप बात कर लीजिएगा, शिक्षा लेना जानती है, कभी शिक्षा देना नहीं जानती। यही कारण है 1937 में, हाँ रुक जाइएगा, अभी लेना जानती है बेटा, मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और बस कितना मजा आ गया ना, दिल खुश हो गया एकदम। तो आ जाइए, वापस आ जाइए अभी एक बार। और आपको लगा होगा कि शिक्षा किसी लड़की का नाम है, बोला ठीक है ना बेटा, ये शिक्षा वो है जो जिस पर मेहरबान हो जाए उसके सितारे बुलंदी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, और जिस पर मेहरबानी नहीं होती उसके सितारे और वो खुद भी हमेशा गर्दिशों में रहता है। तो कुल मिलाकर 1937 में जो इन्होंने प्रस्ताव बनाया, जो शिक्षा के बारे में इन्होंने विचार रखे, उन्हीं विचारों के ऊपर 1937 में आप सभी को मालूम होगा गांधीनगर गुजरात एक आश्रम स्थापित हुआ, और उस आश्रम को नाम दिया था साबरमती आश्रम। उस साबरमती आश्रम में साबरमती नदी के किनारे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, और वहां पर शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा थी कि आज तक हिंदुस्तान में कभी भी कहीं पर भी किसी भी बच्चों को नहीं दी गई। क्योंकि वहां पर बच्चे आते थे, अपनी पढ़ाई भी करते थे, और पढ़ाई के साथ साथ वहां पर हस्तकलाएं, जिनको इंग्लिश में आप फाइन आर्ट्स बोलते हैं, उन फाइन, अरे यार आ जाइए एक बार। और ऐसा नहीं होता, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप खिलाड़ी रह चुके हैं उन चीजों के, और यही कारण है कि आप लोग बार बार में एक ही जगह पर जाकर अटक रहे हो आप लोग। तो कुछ बातें हैं जिनको एक बार लिख लिया जाए, और हेडिंग आप बना दीजिएगा शैक्षिक परिदृश्य। चलिए जल्दी से एक बार हेडिंग बनाइएगा, और ये रहेगा आपका शैक्षिक परिदृश्य का परिचय। हेडिंग रहेगा आपका शैक्षिक परिदृश्य का परिचय। पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का, और इसका नाम है शैक्षिक परिदृश्य का परिचय। टॉपिक नंबर पहला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अकेला टॉपिक समझ में आ गया, मान के चलना आधे से ज्यादा जो सिलेबस है ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट करवा देगा। हेडिंग बनाया आपने शैक्षिक परिदृश्य का परिचय। इसमें लिखिएगा भारत में बड़ौदा रियासत, भारत में बड़ौदा रियासत देश की प्रथम रियासत थी, देश की प्रथम रियासत थी जहां पर बालकों को, जहां पर बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य, जहां पर बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। जिसका अवलोकन गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, भाई ये कौन से नेता थे? नरम वाले दल वाले थे, गरम दल वाले थे ये? हाँ जी, आप दोनों जवाब आ रहे हैं मेरे ख्याल से। नरम दल वाले थे, उदारवादी नेता थे ये, और पक्के वाले जो उदारवादी नेता थे इन्हीं को माना जाता है। तो आपने लिखा है अवलोकन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया
जिससे प्रभावित होकर उन्होंने 18 मार्च 1910 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया, जिसे सरकार ने अस्वीकार किया। ये आपका पहला काम, पहला पायदान हुआ है। एक ही तारीख आई है, वो तारीख आपकी थी 18 मार्च 1910। और दूसरा आया कि बड़ौदा रियासत थी जहां पर सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। गोपाल कृष्ण गोखले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार से ये मांग की कि हमारे बच्चों को भी आप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दीजिए, ये उन्होंने कहा था। लिख लिया हो तो मुझे बताइए फिर एक बार। और मेरा सबसे पहला एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि पढ़ाई अच्छे से करेंगे, बेवजह क्लास में शोर शराबा नहीं करेंगे, क्योंकि क्लासरूम की एक गरिमा होती है। दो ही तरीके होते हैं, या तो आप मेरे जैसे बन जाओ या मुझे फिर आपके जैसा बनना पड़ेगा। मैं आपके जैसा बनूंगा ये हरगिज आप स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन आप मेरे जैसा बनोगे ये आप जरूर चाहोगे। ये तो क्लास में केवल पढ़ाई करनी है जोरदार तरीके से, ये आपकी संभवतः मैं मान के चलूंगा लास्ट क्लास मेरे साथ होनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ में फिर आपको सिलेक्शन लेना है, नौकरियां लगनी है आप लोगों की। और ये पेपर वो है जो क्लास में समझा जा सकता है। आप सोचोगे इसको किताब में याद करोगे, रटोगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट यहाँ पर लिखे हैं। आप अभी देखोगे क्लास में तो आप सरप्राइज करोगे कि यार कि सर कैसे याद करें इनको, लेकिन इनको क्लास में मैं याद करवाऊंगा, मेरी गारंटी है वो। लेकिन वो होगा तभी जब आप आराम से मजे के साथ पढ़ाई करोगे, शब्दों का ज्यादा कोई अर्थ नहीं निकालोगे। शब्दों का अर्थ निकालोगे तो फिर मुझे फिर हेजिटेट करना पड़ेगा कुछ भी बोलने में। ये लिखा नहीं लिखा आप लोगों ने? ये वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। हर बात को समझना, हर बात को सुनना, और जहां पर भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप तुरंत मुझे याद करना कि सर ये दोबारा बताइए एक बार, ये समझ में नहीं आया। ये कहने का हमारा या आपका अभिप्राय क्या है। यहां पर फिर रिपीट कर रहा हूं, केवल एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, और वो जो लाइन एक इंपॉर्टेंट रही है वो नाम है आपका गोखले साहब का, और दूसरा बात है वो तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है 18 मार्च 1910 को। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि बड़ौदा जो रियासत थी वो देश की पहली रियासत थी जहां पर बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब हमें चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ, और जब नेक्स्ट पेज पर चलोगे तो आपको लिखना है साहब, उसमें लिखिएगा महात्मा पहले गोखले साहब को फ्री कर लेते हैं, और इसमें लिखना है गोखले को, इसमें लिखना है आपको गोखले को भारत में, नहीं लाइन लिखनी है डायरेक्टली, कोई हेडिंग नहीं है अभी। गोखले को भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, लाइन को थोड़ा सा आप भी इसको इंपॉर्टेंट मेंशन कर देना।
ये प्रश्न आने वाला है कि भाई भारत में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जनक मानते हैं, तो आपका जवाब रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट लाइन में हम एक छोटा सा हेडिंग आप चाहो तो बना सकते हो, और वो हेडिंग रहेगा आपका महात्मा गांधी का योगदान। छोटा सा हेडिंग है ये, और ये लिखा है हमने महात्मा गांधी का योगदान। और जब जवाब लेंगे आपसे महात्मा गांधी के योगदान के बारे में, तो आपने लिखना है महात्मा गांधी ने शिक्षा संबंधी, महात्मा गांधी ने शिक्षा संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहा, अपने शिक्षा संबंधी विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि, ये लाइन एग्जाम में आ रखी है। प्रश्न क्या पूछा था, इस लाइन को लिख दिया था, और हमसे पूछा था कि ये वाली जो लाइन है ये कौन से विद्वान ने प्रस्तुत की है, तो आंसर था महात्मा गांधी। इन्वर्टेड कॉमा बनाकर आप लिखेंगे, मैं हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली, मैं हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की नींव रखने जा रहा हूं, नींव रखने जा रहा हूं, जो बालकों को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी, जो बालकों को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाती हो, जो बालकों को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाती हो। इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिखने के बाद में इंपॉर्टेंट मेंशन कर देना लाइन को, कि ये परीक्षा में आने के लायक लाइन है ये, कि शिक्षा संबंधी ये वाले जो विचार है ये कौन से विद्वान के हैं, तो आपने जवाब दिया महात्मा गांधी के। भाई लास्ट में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? लेटर को थोड़ा और छोटे बड़े करना है क्या? थोड़ा नहीं दिख रहा प्रॉपर? इनको और थोड़ा बोल्ड कर दूंगा मैं भी। अरे बेवजह यार, कुछ भी बोलते हो। थोड़ा सा अपने लेवल का ध्यान रखो यार, मास्टर बनने जा रहे हो आप लोग, और मास्टर का लेवल होता है एक, अच्छा थोड़ी होता है कोई। वरना आपको पता है, यदि यही बर्ताव रहा और कोई अच्छे से स्कूल में फंस गए तो गांव वाले हनुमान जी बना देंगे, फिर चमकते फिरना चारों तरफ। फिर लिखा नहीं लिखा ये वाला? लिखा ना भाई? चलिए आगे आ जाइए। और कहते हैं कि जब गांधी जी ने ये विचार रखे तो इतिहास के पन्नों में इन विचारों को एक नाम दे दिया गया, और वो नाम को आपने कहा है बुनियादी शिक्षा प्रणाली या बुनियादी शिक्षा नीति। एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा हुआ है कि बुनियादी शिक्षा नीति या बुनियादी शिक्षा प्रणाली कौन से विद्वानों के विचारों को कहा जाता है, तो जवाब रहेगा महात्मा गांधी। आगे चलकर इन्हीं शब्दों को नाम दिया आपने बुनियादी शिक्षा नीति, और इस पूरे के पूरे बुनियादी शिक्षा नीति को एक प्रस्ताव बनाया, और प्रस्ताव बनाकर वर्धा शिक्षा सम्मेलन, रिपीट कर रहा हूं, वर्धा शिक्षा सम्मेलन अक्टूबर 1937 में एक नेता के द्वारा प्रस्तुत किया, जिसका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। एग्जाम में क्लियरली प्रश्न पूछा हुआ है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा नीति के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, तो पहला ही ऑप्शन दे रखा था महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन दे रखा था जवाहरलाल नेहरू, तीसरा जवाब दे रखा था सुभाष चंद्र बोस,
और चौथा ऑप्शन दे रखा था आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो याद रखिएगा, विचार तो थे ये महात्मा गांधी के, लेकिन इनको प्रस्ताव के रूप में बनाकर प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया जाता है। अब ये जो विचार उनके थे महात्मा गांधी के, और इनको एक प्रस्ताव बनाया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इनका प्रस्ताव बनाकर रख दिया हमारे सामने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में। और इस पूरे के पूरे प्रस्ताव को केवल 3 बिंदुओं में विभाजित किया। और वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? एक एक बिंदु का नाम बता रहा हूं। कोई दिमाग में हलचल मचाए तो मुझे तुरंत बताना कि सर यहां थोड़ी गड़बड़ है, दोबारा बताइए एक बार। पहला जो पॉइंट था वो ये था कि सभी बच्चों को 7 से लेकर 14 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। पहला जवाब ये कहा गया। दूसरा कहा गया कि सभी बच्चों को जो आप निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हो, उस शिक्षा का माध्यम मातृभाषाएं होनी चाहिए। और तीसरा जो जवाब दिया वो ये था कि शिक्षा करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। पूरे के पूरे प्रस्ताव को 3 भागों में विभाजित किया। भाग नंबर पहला कि 7 से लेकर 14 वर्ष की जो शिक्षा है ये निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। दूसरा कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषाएं होनी चाहिए। और तीसरा जवाब शिक्षा करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। अब जो तीनों पॉइंट जो आपने सुने हैं अभी, कोई डाउट तो नहीं किसी को लेकर, इनको लेकर कोई उलझन थोड़ी माइंड में किसी के? पक्का? हाँ जी, एक बार दोबारा बोलो ना सारे एक बार। आपको क्या लगता है? हाँ जी मैडम, ये गेट बंद है ना, ये वाला बंद है। ये दौड़ा दौड़ा कर वो हाल करूंगा जो कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं कि मेरी क्लास में बैठे हो तो सारी के सारे इंद्रियों को और दिमाग को एक्टिव करके बैठना। जिस मजे के मूड में बैठे हो उसमें मजे तो लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें पढ़ाई नहीं की जा सकती। बात चल रही है 1937 की, और जो दिमाग में जमा रखा है वो 2009 का जमा रखा है आप लोगों ने। दोबारा बोल रहा हूं एक बार, मैं बोल रहा हूं 1937 का, और आप कहां की बात कर रहे हो? 2009 की। क्योंकि 6 से जो आप लोग कह रहे हो वो कब का मामला था? 2009 आरटीई का। आरटीई में कहा था 6 से 14 वर्ष, और हम कहां की बात कर रहे हैं अभी? अभी तो देश आजाद भी नहीं हुआ। अभी तो देश को आजादी नहीं मिली, और आपके दिमाग में क्या जमी हुई है? बस 7 से 14 नहीं भाई, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो ये कह रहा हूं मैं कि क्लास में 100% जब तक फोकस नहीं करोगे बात समझ में नहीं आएगी। यही कारण है जिन्होंने 1 या 2 बार एग्जाम दे रखी होगी, चाहे वो रीट का आपने दिया हो, चाहे आपका जो लेवल आपका जो 3rd ग्रेड है उसकी बात करो, या किसी ने गलती से 2nd ग्रेड का या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दी होगी कोई भी, तो आपको अच्छे से मालूम है परीक्षा में 2, 3, 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हम ठीक से नहीं पढ़ने के कारण गलत करते हैं। 2 से 3 प्रश्न वो होते हैं जिनको हम गोला करते समय गलत कर देते हैं, और 2-3 प्रश्न वो होते हैं जिनको हम ठीक से पढ़ा ही नहीं। उनको नहीं को नहीं पढ़ा, हाँ को नहीं पढ़ा, वो चीज पढ़ाई नहीं हम लोगों ने। असत्य को सत्य पढ़ लिया, सत्य को असत्य पढ़ लिया। ये सब गलतियां इसलिए होती है क्योंकि हम पेपर जैसे महत्वपूर्ण कार्य को करते समय भी हम 100% एक्टिव नहीं होते हैं। तो पढ़ाई वैसे तो मैं कहता हूं कि नहीं करनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ाई करो, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हैं मजबूरी से, हाँ बिल्कुल कह रहा हूं ये, कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई करो आप लोग, लेकिन जब मजबूरी में आकर क्लास में बैठ गए हो उस समय तो दिमाग में केवल एक ही बात रहना चाहिए कि पढ़ाई के अलावा मेरे दिमाग में और कोई बात चलनी ही नहीं चाहिए। कारण विलियम मैकडूगल का नाम सबने सुन रखा है आप लोगों ने, और जो सबने पढ़ रखा है आपने वो बात बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं। मैं वो बताऊंगा जो आपने नहीं पढ़ा अभी तक। किसी ने बता देना गुरुजी मैंने पढ़ा था। बंदे ने एक ही बात कही थी कि हमें उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने चाहिए। विलियम मैकडूगल ने कहा कि हमें उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने चाहिए। किसने पढ़ा था? किसी ने नहीं पढ़ा, बेकार में नहीं बात करनी है।
तो इसलिए आधी बात मैंने खत्म कर दी अभी, कि मुझे पता था कि यदि कोई कहेगा ना मैंने पढ़ा, तो उससे आगे वाली बात मैं उसी से पूछता अभी। तो इसलिए स्मार्ट अपने सामने मत बनना। तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्यपूर्ण कार्य करने चाहिए, क्योंकि जब हम सो जाते हैं, जब हम अचेतन कंडीशन में होते हैं, उस समय पर भी हमारा दिमाग काम करता रहता है। यही कारण है कि जिन व्यक्तियों ने घड़ी में अलार्म बजा रखा है 4 बजे का, 5 बजे का, छोटा सा उदाहरण है ये, अधिकांश लोगों को नींद 4 बजे से पहले ही खुल जाती है। अब चाहे वो अलार्म को बंद करके दोबारा सो जाए, वो अलग बात है, लेकिन ये उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का मतलब है ये। और इसका दूसरा जो उदाहरण है वो आप सबने सुन रखा होगा, और वो व्यक्ति थे सिगमंड फ्राइड। उन्होंने भी यही बात कही है। कहता है कि साहब, हमारे दिमाग में जो चीजें चलती रहती है, और उन चीजों को जो हमारे दिमाग के अनकॉन्शियस माइंड में होती है, अचेतन मन में रहती है, और कहते हैं साहब ये जो अचेतन मन की जो बातें होती है, जिनको आप कहते हो कि इड के अंतर्गत दबाकर आपने रखी है, और ये इड में जो बातें होती है, इनको कंट्रोल करने का काम करता है ईगो और सुपर ईगो। लेकिन जैसे ही आपका ईगो और सुपर ईगो थक जाते हैं, तो कहते हैं कि वो जो इड में बातें हैं, अनकॉन्शियस माइंड में जो बातें हैं, जब उनके ऊपर से सिक्योरिटी हट जाती है, तो वो अनकॉन्शियस माइंड की जो बातें हैं, इड में जो दबा रखी है आप लोगों ने, वो निकल कर बाहर आ जाती है। और उन्हीं के कारण व्यक्ति को दिन और रात में सपने आते हैं। सपने उन्हीं के आते हैं जो चीजें आपने आपके मन में दबा कर रखी हुई है। यही कारण है क्लास में 100%, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नापसंद करूंगा यदि आप बार बार पढ़ना चाहोगे। मैं 100% आपको पसंद करूंगा। मैं क्या, आपकी फैमिली भी पसंद करेगी कि एक ही बार कोचिंग करेंगे, नौकरी लेकर न जाएंगे, और उसके बाद में चाहे IAS RAS की तैयारी करना वो आपकी मर्जी है, चाहे मत करना वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन दोबारा बार बार हमें क्लास में पढ़ाई करनी ही नहीं है। 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पहली कंडीशन, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा दूसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन शिक्षा करके सीखने वाली होनी चाहिए। इन्हीं बातों को लिख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखिएगा, महात्मा गांधी के इन शैक्षिक विचारों को बुनियादी शिक्षा नीति और बुनियादी शिक्षा नीति भी आप कह सकते हो, और नीति के साथ आप चाहो तो प्रस्ताव भी लिख देना, एक ही बात है, या प्रणाली लिख देना, एक ही बात है। बुनियादी शिक्षा नीति या प्रणाली भी कहते हैं जिसके प्रस्ताव को वर्धा शिक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा और वर्ष भी लिख दीजिएगा। वर्ष रहेगा आपका अक्टूबर 1937 प्रस्तुत किया। अक्टूबर 1937 में प्रस्तुत किया, जिसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु निम्न हैं। जिसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु निम्न हैं। जिसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु निम्न हैं। अब तीनों जो बिंदु हैं उनको हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। यहां पर रिपीट कर रहा हूं, आप चाहो तो मेरे साथ अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मामला इंपॉर्टेंट रहता है। विचार नाम दिया है बुनियादी शिक्षा नीति। ये महात्मा गांधी के विचार हैं। इनको प्रस्तुत
प्रस्ताव बनाकर किसके द्वारा प्रस्तुत किया? तो जाकिर हुसैन के द्वारा। तो हमारे लिए एक तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो गया, जाकिर हुसैन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हुआ है वो तारीख महत्वपूर्ण हो गई है, और तारीख आपकी बनती है अक्टूबर 1937, ये इंपॉर्टेंट हो गई है। और कहां पर प्रस्तुत किया है? तो जवाब है आपका वर्धा शिक्षा सम्मेलन। ये महत्वपूर्ण है तीनों बातें। और इसके बाद में जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु है हम उसकी चर्चा करेंगे। और 3 महत्वपूर्ण बिंदु में पहला वही है, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिलनी चाहिए? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा? मातृभाषा रहेगा। और लास्ट जो बात है वो यही है कि शिक्षा का जो सिद्धांत है वो क्या रहेगा? करके सीखना। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे 7 से 14 वर्ष की शिक्षा। पहला है 7 से 14 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य हो, ये पहला जवाब हो गया है। दूसरा जवाब है शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। और लास्ट जवाब लिखा है शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का स्वरूप क्रियात्मक हो। शिक्षा का स्वरूप क्रियात्मक हो। जिन लोगों ने या तो इतिहास को ठीक से नहीं पढ़ा, या जिन्होंने हमारे इतिहास के निर्माण में योगदान देने वाले जो स्वतंत्रता प्रेमियों को ठीक से नहीं पढ़ा, वो व्यक्ति भला क्या जाने कि यदि 1935 में, और चलो 35 नहीं भी हो पाया क्योंकि देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो तब की बात तो हम नहीं करते हैं, लेकिन 1947 में देश आज़ाद हो गया था। और 1947 से लेकर चाहे 1950 तक, चाहे 60 तक, चाहे 70 तक, चाहे 80 तक, यदि ये काम हमने कर दिया होता कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिल जाती, तो मेरा मानना है कि आज देश के हालात कुछ और होते। आप सोचिए जरा, जिस व्यक्ति को लोग गाली देते हैं, बुरा मत मानना, मेरी नज़र में सबसे बड़े मूर्ख है वो लोग, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 1935 में ये बात कह दी थी और उस बात को हम लोगों ने पूरा किया है 2009 में जाकर। अब अंदाजा लगा लीजिएगा कि लगभग 65 साल तो हम उधर मान लेते हैं, और 65 प्लस 2009 तक हम माने तो 9 साल आप वो मान लीजिए, लगभग यदि बात करें तो 73-74 ईयर्स के बाद में हम उस व्यक्ति के विचारों को साकार कर पाए। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति हमारी सोच से काफी पहले था, शायद हम ही उसको नहीं समझ पाए। यदि ऐसा कर दिया होता तो देश के हालात कुछ और ही होते। दूसरा मामला था शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। काश ये बात कर देते तो मैडम और मार साहब, वो जो कह रहा हूं उस बात को समझना, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे बताना, दोबारा बताऊंगा। यदि उसकी इस बात को पूरा कर दिया होता, माफ करना, देश में पंजाब नहीं बनता, फिर देश में हरियाणा नहीं बनता, फिर देश में कभी भी गुजरात नहीं बनता, देश में आंध्र प्रदेश नहीं बनता, देश में तेलंगाना नहीं बनता। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। देश में भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होता। आपको अच्छे से मालूम है, फिर महाराष्ट्र में उत्तर भारत वालों की पिटाई नहीं होती, और आपको अच्छे से मालूम है पूर्व में हिंदी बोलने वालों का अपमान नहीं होता। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम देश को एक भाषा दे नहीं पाए। इसका कारण है, ठीक कहते हैं, ये व्यक्ति बुराई का और आलोचना का शिकार तो था, क्योंकि इसने वो सपना हमें दिखाया जो शायद यदि पूरा कर देते तो आज जिस तरह से लोग फ्रेंच सीखते हैं, जिस तरह से लोग आज रशियन सीखते हैं, जिस तरह से लोग इंग्लिश सीखते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आज लोग हिंदी सीखते हैं। और यदि आज वैसे ही लोग हिंदी सीखते तो यकीन मानना, कोई भी विदेशी यदि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आता, कंपनी लगाने के उद्देश्य से आता, वो घूमने के हिसाब से आता, काम करने के हिसाब से आता, तो माफ करना, फिर उसको हिंदी सीखनी पड़ती फिर। और यदि उसको हिंदी सीखनी पड़ती
तो यकीन मानना फिर अलग अलग देशों में, चाहे आप तमाम यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लेना, उनमें हिंदी सिखाने वालों की भीड़ होती फिर। और यदि दूसरे देशों में हिंदी सिखाने वालों की भीड़ होती तो भाई यकीन मानना नौकरियां फिर आप हम लोगों को मिलती। जैसे कि आज हिंदुस्तान में फ्रेंच सिखाने वाले हैं, अंग्रेजी सिखाने वाले हैं, चाइनीज सिखाने वाले हैं, रशियन सिखाने वाले हैं। भाई साहब मजा आ जाता, आपके घरों के बाहर नाम प्लेट लगी होती और नेम प्लेट में क्या लिखा होता, यहां हिंदी सिखाने का काम तसल्ली बख्श तरीके से किया जाता है। यह लिखा होता घर के बाहर, यहां सारे के सारे विद्वान हिंदी सिखाने में पारंगत माने जाते हैं। यह इसका तरीका होता। और अगला जवाब है कि शिक्षा का स्वरूप क्रियात्मक होना चाहिए। आज आप मुझे बता दीजिएगा, हम बात करते हैं चांद तक पहुंचने की, और आज भी हम व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं और शान से कह रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा व्याख्यान विधि तेरा नाम रहेगा। अब आप खुद देख लीजिएगा, ये बात कर रहे थे क्रियात्मक विधि की, और आज भी हम कौन सी विधि में उलझे हुए हैं, लेक्चर मेथड में उलझे हुए हैं। यही कारण है कि आज की तारीख में भी कई बच्चे इसलिए स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि उनको व्याख्यान जैसी विधियों से पढ़ना पड़ता है। इसलिए नेक्स्ट लाइन में गांधी जी वाला काम हो गया है। अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, और नेक्स्ट लाइन में लिखने के बाद में कोई हेडिंग नहीं बनाना है, डायरेक्ट हमें लिखना है। और आप उसमें लिखेंगे भारतीय संविधान की धारा, भारतीय संविधान की धारा 45। आप अनुच्छेद कह दो, बात एक ही है, मैंने धारा शब्द लिख दिया है। आप चाहो तो अनुच्छेद लिख देना, एक ही बात है। आप चाहो तो अनुच्छेद लिख देना, अनुच्छेद 45 में लिखा है संविधान लागू होने के, संविधान लागू होने के 10 वर्ष की अवधि में, 10 वर्ष की अवधि में सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा, प्राथमिक शिक्षा की सुविधा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। ये हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उस समय के जो कानूनी जो सलाहकार व्यक्ति थे, उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई थी। यहां पर यह सबसे बड़ी चूक साबित हुई है संविधान के निर्माण के समय। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही में ये प्रावधान वो करके चले गए थे, और उसी के कारण शायद हमें शिक्षा का अधिकार जल्दी से नहीं मिला। क्या आप बता सकते हो यहां पर क्या गड़बड़ हो गई थी? हाँ जी, मैंने कब कहा मौलिक अधिकार है? हाँ जी, समझ गया, मैं समझ गया बात को। क्या गड़बड़ हुई थी भाई यहां पर? अब आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने कहा कि गड़बड़ हो गई थी ये। अब आप गड़बड़ बताइए एक बार। हाँ जी, ऐसा थोड़ी होता है। जब मैंने कहा ना आपसे कि पढ़ाई जब कर रहे हो तो थोड़ा सा गंभीर जरूर बनना चाहिए। मैं एक रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई थी, किसी मिलने वाले ने बताया था, कहता है कि जो एक क्लास होती है और उस क्लास में चाहे 100 स्टूडेंट बैठते हो चाहे 200 बैठते हो, कहते हैं कि उस क्लास का जो रिजल्ट होता है वो बड़ी मुश्किल से 1 या 2% होता है। एक क्लास का सफलता का जो रिजल्ट होता है वो लगभग मिनिमम 1 से 2% रेशियो रहता है।
और ये 1 से 2% का रेशियो है। इसका मतलब हुआ कि एक क्लास में पास होने वाले एक परीक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं उनकी संख्या टोटल संख्या का लगभग 1 से 2% होता है। एवरेज 100 विद्यार्थी यदि क्लास में बैठे हैं तो आप मान के चलो एक और हाईएस्ट 2 विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके सिलेक्शन की उम्मीद होती है। अब इस बात को सुनने के बाद में भाई साहब मेरे को तो सच बता रहा हूं, आपका नहीं पता आपके साथ क्या हुआ होगा, मैं सोच में पड़ गया था काफी देर तक। और उसका कारण था क्योंकि हम दिन में कई क्लास ऐसी भी लेते हैं जिनमें 300, 400, 500 विद्यार्थी होते हैं। और यदि 500 विद्यार्थियों में से यदि 10 विद्यार्थी या 6 विद्यार्थी या 4 या 5 विद्यार्थी पास होते हो उन आंकड़ों के हिसाब से, तो ये बहुत सोचने वाला विषय है। और जब उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों है ऐसा, तो बहुत सारी अंदर की बातें बताई, लेकिन मैं केवल इतना ही कहूंगा कि शायद एक बैच में इतने ही विद्यार्थी होते हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर 100% सीरियस होते हैं। बाकी मैक्सिमम जो विद्यार्थी है वो सोचते हैं कि मजे मजे परीक्षा पास हो जाएगी, 2 दिन पढ़ लेंगे तो परीक्षा पास हो जाएगी। परीक्षा की तैयारी सॉलिड बनने के लिए रेगुलर रूप से मेहनत मांगती है। और यही कारण है कि क्लास में पढ़ाने के बावजूद भी, क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया उसके बावजूद भी टीचर बोल गया, समझा गया, लिख के चला गया, चूंकि हम 100% दिमागी तौर पर कक्षा में नहीं रहते इसलिए कई बार हमसे गड़बड़ हो जाती है। ठीक वैसे ही बड़ौदा रियासत में तो पहले से शिक्षा दी जा रही थी। रिपीट कर रहा हूं, बड़ौदा रियासत में तो पहले से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जा रही थी। गोखले ने वहां पर देखा कि बड़ौदा रियासत देश की पहली ऐसी रियासत है जहां पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा मिल रही है। तो बड़ौदा को तो पहले से सुविधा मिल रही थी, बड़ौदा रियासत के बच्चों को सुविधा पहले से थी। तो गोखले साहब ने बड़ौदा रियासत के बालकों के लिए मांग नहीं की थी, उन्होंने मांग की थी संपूर्ण भारतवर्ष के बच्चों के लिए। और संपूर्ण भारतवर्ष के बच्चों को यह अधिकार कौन दे सकता है? उस समय की सरकार। और उस समय की सरकार कौन थी? ब्रिटिश सरकार थी, जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन क्यों कहा? क्योंकि इंडिया पर रूल कर रही थी। ब्रिटिश क्यों कहते हैं? क्योंकि सरकार किसको मिलाकर बनाई थी? अंग्रेजों को मिलाकर। तो क्या नाम दिया जाता है? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। तो मांग किससे रखी थी? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से। किसके लिए मांग रखी थी? तो जवाब है संपूर्ण देश के लिए। यही कारण है उनको बड़ौदा में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जनक नहीं कहते हैं, उनको भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जनक कहा जाता है। ये पहला जवाब था जो आपने पर्ची में भेजा था। दूसरा जवाब है, सोचते तो सारे जवाब मिल जाते हैं, सोचते नहीं है तो गड़बड़ हो जाता है। जो आपने कहा था पीछे से जो आवाज आई थी वो काफी हद तक सही है, बिल्कुल। अरे भाई ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे। ये कौन सा भाग था? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये, जिनको आप कहते हो नीति निदेशक तत्व। और आपको तो अच्छे से मालूम है यहां पर जो भी लिखोगे वो किसी भी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। उनको मानना, उनको नहीं मानना, उनको लागू करना, उनको नहीं लागू करवाना, ये सरकार के ऊपर करता है। इनको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, इन मामलों को ले जाकर आप किसी भी सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो सरकार के आदर्श होते हैं। ये वो आदर्श है जिनको सरकार चाहे तो लागू कर सकती है और चाहे तो लागू नहीं। अब ये गड़बड़ यहां पर करके चले गए कि संविधान बनाने वाले ये बात को समझते कि हमें शिक्षा के अधिकार बच्चों को देना है, तो उनको कहां मेंशन करना चाहिए था? मौलिक अधिकारों में। और कहां ऐड करके चले गए? वो नीति निदेशक तत्वों में। यही कारण है साहब, किसी भी सरकार ने इनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन यह मामला था आपका 45 का, और देश आजाद हुआ 1947 में। संविधान लागू हुआ पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को। अब 50 से लेकर 1960 तक 10 वर्ष हो जाते हैं, लेकिन 1960 तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ कि हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें या नहीं दें। क्योंकि एक तरफ देश अनाज के लिए लड़ रहा था, देश एक तरफ खाद बीज के लिए लड़ाई लड़ रहा था, एक तरफ देश भूखमरी से लड़ रहा था, एक तरफ देश धर्म की नाम पर होने वाली लड़ाइयों से लड़ रहा था, एक तरफ देश अपनी पड़ोसी मुल्कों से लड़ाई कर रहा था। क्योंकि आपको मालूम है
1950 से लेकर 1960 तक हमारे तनाव चल रहे थे हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ में, इसलिए काम हुआ ही नहीं इस दिशा में। लेकिन 1964 और 1968 तक पहुंचने से पहले हिंदुस्तान की राजनीति में एक गजब की घटना घटी, और वो घटना घटती है आपकी 2 अक्टूबर 1959। कुछ हुआ था क्या भाई? क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात राजस्थान के नागौर जो जिला है वहां से हो चुका था। अब हमारे लिए एक प्रश्न यहां से बन गया, और प्रश्न क्या बना वो ध्यान से अब सुनने का समय है। कहते कि जब देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद में राजस्थान में, क्योंकि अब मामला राजस्थान का आ गया है, तो राजस्थान में होता क्या है कि 1950 में 1950 में राजस्थान में शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग का गठन कर दिया गया। यह एक बड़ा मामला फंसता है, क्योंकि अभी तक सारी की सारी जो घटनाएं थी हम भारत के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे थे, लेकिन राज्य का मामला भी बीच में आता है। हमारे यहां पर 1950 में एक शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी गई, और इसको क्या दायित्व सौंपा कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की जो शिक्षा संबंधी कार्य होंगे उनको राजस्थान में कौन करेगा? शिक्षा विभाग करेगा। और 1950 के बाद में 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2 अक्टूबर 1959 से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्राथमिक शिक्षा थी उसको देने का दायित्व हमने किसको सौंप दिया? पंचायती राज संस्थाओं को। मेरे सारे मैडम और माट साहब हो, ठीक है हंसी मजाक के टाइम पर करेंगे, लेकिन काम की बात दोबारा बता रहा हूं। कहते जब देश आजाद हुआ तो 1950 में राजस्थान में हमारे द्वारा क्या काम कर दिया गया? शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी गई, और इस शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी दी गई कि आप देश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी अब आपकी होगी। लेकिन 2 अक्टूबर 1959 को जैसे ही राजस्थान से पंचायती राज प्रणाली का सूत्रपात हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा का जो दायित्व है यह हमने किसको सौंपा? पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा। 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा केवल ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा। और उसके बाद में 1964 में हमारे यहां पर एक आयोग आ जाता है, और उसको कहा जाता है कोठारी आयोग। यह आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। क्या प्रश्न था मैं बताऊंगा अभी, लेकिन नेक्स्ट लाइन में लिखने के बाद, तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा और उसमें लिखेंगे 1950 में राजस्थान में 1950 में राजस्थान में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई, या शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जिसे राज्य में शिक्षा के प्रचार का दायित्व सौंपा। शिक्षा के प्रचार का दायित्व सौंपा। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे राजस्थान के नागौर जिले से राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज शासन प्रणाली का सूत्रपात हुआ। पंचायती राज शासन प्रणाली का सूत्रपात हुआ,
जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा का दायित्व इन्हीं संस्थाओं को सौंपा। अब यहां पर 2-3 तारीख जो है आपको महत्वपूर्ण साबित बनेगी। फिलहाल तो यहां केवल एक ही तारीख है आपकी। एक तो है आपका 1950 राजस्थान में शिक्षा विभाग की स्थापना 1950 में आपने की है। 2 अक्टूबर, ये 20 अक्टूबर नहीं है भाई, 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान में पंचायती जो राज शासन प्रणाली है इसका सूत्रपात हुआ। ये हमारा दायित्व है और इसी तारीख से हमने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व इन्हीं संस्थाओं को सौंपा है। ये आपने 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण लिखी है। यहां पर लिखा है या नहीं लिखा भाई आप लोगों ने? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ईयर वाइज, फिर रिपीट कर रहा हूं, ईयर वाइज 1910 से लेकर 2020 तक की जो घटनाएं हैं इनको मैं आपकी उंगलियों पर लिखवा दूंगा। क्लास में उंगलियों में याद भी करवा दूंगा, लेकिन घर पर जाकर याद रखने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। क्लास तक की जिम्मेदारी मेरी और क्लास के बाहर की जिम्मेदारी आपकी। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा और उसमें लिखेंगे कोठारी आयोग की स्थापना वर्ष हम लिख रहे हैं 1964-66। कोठारी आयोग की स्थापना डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व में हुई। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन मुझे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं बताने में। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी उदयपुर राजस्थान के निवासी थे और भारत सरकार के ये रक्षा मामलों के सलाहकार माने जाते हैं। मतलब जो भारत सरकार थी उसको रक्षा से जुड़े हुए जो मामले थे उनमें सिफारिश किसके द्वारा दी जाती थी? तो जवाब है आपके डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। उदयपुर के निवासी है, राजस्थान के साथ में इनका संबंध रहा है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कोई समय पर ये कि साहब ये जो दौलत सिंह कोठारी है ये कहाँ के निवासी हैं, राजस्थान के किस जिले के साथ में इनका ताल्लुकात रहा है? तो आपका जवाब रहेगा उदयपुर राजस्थान। अब सारे के सारे जो हमारे मैडम और मास्टर साहब जो क्लास में बैठे हैं, उम्मीद करूंगा आप सभी के हालचाल जोरदार होंगे और अभी जो बताऊंगा उनको थोड़ा ध्यान से दिमाग में सेट करना। दौलत सिंह कोठारी के द्वारा अपनी आयोग की रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की गई और 1966 में 1966 में जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर भारत सरकार ने देश के लिए पहली शिक्षा नीति बना दी और देश की पहली शिक्षा नीति बनती है 1968 में। और आप सभी को मालूम है उस समय पर देश की प्रधानमंत्री आयरन लेडी ऑफ द हिंदुस्तान इंदिरा गांधी मानी जाती है। इसलिए 2 प्रश्न यहां से बनते हैं। पहला प्रश्न है कि देश की पहली जो शिक्षा नीति है उसका निर्माण कब हुआ? तो जवाब है 1968 में हुआ। दूसरा प्रश्न बनता है कि देश की प्रथम शिक्षा नीति के समय देश के प्रधानमंत्री थे, तो आपका जवाब है इंदिरा गांधी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मजेदार प्रश्न जो आप जवाब दे सकते हो आसानी से, वो यही था कि देश की प्रथम शिक्षा नीति के निर्माण का आधार था कोठारी आयोग। चूंकि कोठारी आयोग की सुझावों के आधार पर ही
हमने किसका निर्माण किया था? तो जवाब है आपका पहली शिक्षा नीति का। तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा और उसमें लिखेंगे कोठारी आयोग के सुझावों के आधार पर ही देश की प्रथम शिक्षा नीति जिसको हम एनईपी 1968 भी कहते हैं, निर्मित हुई। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कैसी बात कर रहा है राहुल गांधी यार, फालतू बात कर रहे हो। मतलब चलो ठीक है, किसी के बारे में क्या बात करनी, इससे अपना लेवल भी मालूम चल रहा है कि अपना लेवल क्या है यार। यहाँ अमृत खिलाने की बात चल रही है, अब शहद में उलझे हुए हो, कुछ तो अपना लेवल का ध्यान रखो यार, फालतू बात करते हो। राहुल गांधी कहाँ से राहुल गांधी आ गया, बेकार की बात करते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। बोलो वो जिसका कुछ वक्त हो, बिना बेतुकी बातों को करने का कोई फायदा नहीं है। लिख लिया गया? नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा आयरन लेडी इसलिए कहा जाता है इंदिरा गांधी को क्योंकि इस महिला प्रधानमंत्री के द्वारा अपने समय पर इतने बोल्ड डिसीजन लिए गए कि शायद पूरे इंडियन हिस्ट्री में आज तक साहस नहीं किया किसी के द्वारा। इतने बोल्ड डिसीजन के लिए सरकार चली गई थी। इनकी उन्हीं डिसीजंस के कारण खुद की पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष इनके सामने खड़ा हो गया था। यही कारण था कि अपनी पार्टी प्लस पूरे नेताओं को जेल में डाल दिया गया और देश में इमरजेंसी का जो माहौल था वो बन गया था। और केवल एक डिसीजन के कारण, और वो डिसीजन था आपका फैमिली प्लानिंग का डिसीजन। देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो डिसीजन इनके द्वारा लिया गया, मुझे लगता है कि शायद आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। आप सोचेगा जरा देश के हालत क्या रहे होंगे। और देश के जो हालात थे वो ये थे कि पुरुषों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और जो छुपके निकलते भी थे वो केवल महिलाओं के वस्त्रों को पहनकर निकलते थे। और घर के अंदर सारे जो काम थे वो पुरुषों के द्वारा किए जाते थे और घर के बाहर के जो काम थे उनकी जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली थी। और ये वही समय था जब आजकल आप लोगों ने आपकी गलियों में, आपने आपकी कॉलोनियों में देखा होगा कि जो नगर निगम की जो गाड़ियां आती है वो किस तरह से आवारा पशुओं को उठाकर लेकर जाती है। आपने खूब देखा होगा आप लोगों ने, जिसमें चाहे डॉगीज को देखा होगा आप लोगों ने, गोवंश को भी आपने देखा होगा। ठीक उसी तरह से हमारे पुरुषों को उस समय पर उठा कर ले जाया गया और बेचारे जब आते थे तब लंगड़ाते हुए चलते थे वो, क्योंकि उन गरीबों को मालूम नहीं था, इतनी जागरूकता नहीं थी, इतनी शिक्षा नहीं थी। खैर वो अलग बात है वो। और आगे आ जाइएगा नेक्स्ट लाइन में, और उसमें हमने नेक्स्ट जो लाइन है उसमें लिखा है, इसमें लिखा है आप लोगों ने देश की
देश की प्रथम शिक्षा नीति के पश्चात देश की प्रथम शिक्षा नीति के पश्चात, मैंने एक शब्द जानबूझकर नहीं लिखवाया, किताबों में खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने, और वो लिखा रहता है कि देश की प्रथम शिक्षा नीति की विफलता के पश्चात। विफलता शब्द मैंने जानबूझ के नहीं लिखवाया। उसका कारण, क्योंकि कोई भी जो नीतियां हैं वो कभी पूरी तरह से विफल होती नहीं है। अब लोग लिख देते हैं कि पहली की विफलता के बाद में, अब दूसरे के बाद तीसरी आई है तो फिर दोबारा लिखो ना, फिर दूसरी की विफलता के पश्चात, तीसरी के बाद में चौथी भी आएगी तो लिखो फिर तीसरी की विफलता के पश्चात। तो कोई विफल नहीं होती नीतियां, हमेशा आगे आने वाली जो नीतियां हैं उनके लिए आधार का काम करती है। इसलिए मैंने लिखा है कि देश की प्रथम नीति के पश्चात दूसरी शिक्षा नीति 1986 का निर्माण राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ। राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ। ये देखो आपका एक जवाब है कि दूसरी शिक्षा नीति 1986 का निर्माण राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ। ये हमारा जवाब है। अब हमने दूसरी जो तरफ बातें ध्यान में रखनी है वो एक छोटी सी बात केवल यही है कि ये जो दूसरी शिक्षा नीति है, इस नीति में बहुत सारी बातें कही गई है, जैसे कि देश की अब तक की सबसे लंबी, देश की अब तक की सबसे व्यापक यदि कोई शिक्षा नीति है तो वो यही मानी जाती है। लेकिन हमें इन सब से मतलब नहीं रखना है। ये शिक्षा नीति हमारे लिए कई दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, और वो कई कारक कौन कौन से हैं। इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इसने देश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए, और उनमें पहला जो प्रयास था वो यही था कि देश की शिक्षा तब तक प्रभावी नहीं हो सकती, देश के स्कूलों का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे पास उच्च कोटि के शैक्षिक संस्थान नहीं होंगे। और यही कारण है मैडम और भाट साहब, इस सारी की सारी नीति में टीचरों की ट्रेनिंग को प्रभावी बनाने के लिए 3 लेवलों पर 3 तरह के संस्थानों को स्थापित करने की घोषणा की। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए डाइट को खोलने की सिफारिश की। माध्यमिक स्तर के टीचरों को प्रशिक्षित करने के लिए CTE, कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना की गई, और उच्च स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए IASE। फिर रिपीट कर रहा हूं, देश की शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए यह शिक्षा नीति जानी जाती है, जिसमें टीचरों की अच्छी ट्रेनिंग के लिए तीनों स्तरों को प्रभावी बनाने के लिए 3 तरह के संस्थानों को स्थापित करने की घोषणा की, जिनमें पहला है आपका प्रारंभिक स्तर, डाइट खोले आपने। दूसरा आता है माध्यमिक स्तर, CTE कहा जाता है, और थर्ड जो आता है आपका, उसको उच्च स्तर कहा आपने, और वहां पर खोले गए थे IASE। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, और आप लिखेंगे इस नीति में शिक्षक शिक्षा को प्रभावी एवं गुणात्मक बनाने के लिए निम्न शैक्षिक प्रशिक्षण या निम्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं
को स्थापित करने की सिफारिश की। अब कौन सा रहेगा? तो हमने जवाब दिया, पहला हो गया है प्राथमिक स्तर हो गया है, प्राथमिक स्तर पर हमने खोल दिए हैं और वो हो गए हैं डाइट। भाई ये है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, पढ़ेंगे इनके बारे में। दूसरा रहेगा आपका माध्यमिक स्तर, यहां पर हो गए हैं CTE हो गए हैं, जिसको कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन कहा है आपने। और नेक्स्ट हो गया है आपका उच्च स्तर, और उच्च स्तर पर हो गए हैं आपके IASE, इनको कहा है आपने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। पहले को कहा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दूसरे को कहा गया है शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, और थर्ड को आपने कहा है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। चाहो तो इनकी हिंदी भी लिख लेना। पहला जो हिंदी है आपके पहले वाला, इसको हमने लिखा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। पहले वाले का हिंदी है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये पहले वाले का नाम है, डाइट का फुल फॉर्म हो गया है। जो सेकंड है उसको आपने नाम दिया है शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, ये दूसरे का नाम हो गया है। और जो थर्ड है आपका, इसको नाम दिया है आपने उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, ये आपका जवाब हो गया है यहां पर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। पहले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पहला है, दूसरा जो नाम है उसमें लिखा है सेकंड वाला, उसमें लिखा है आपने शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, और जो थर्ड है उसमें लिखा है आपने उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। थर्ड वाले को IAC कहा, सेकंड वाले को CTE कहा, और फर्स्ट वाले को नाम दिया है डाइट। वर्ष था आपका 1986। एक प्रश्न पूछना चाह रहा था, और हाँ जी वापस लेना है क्या? आपके यहां पर एक नाम आता है NCF आता है, क्या कहते हैं? NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना? NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या क्रम। याद रखना है आप लोगों को। और आप कहते हो ना कई बार कि सर तैयारी खूब किया, सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने क्यों नहीं हुआ? आप कहते हो गुरुजी आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता आउट ऑफ सिलेबस। ये कहो कि जो हमने नहीं पढ़ा वहां से पेपर आया। तो यहां पर कुछ नाम आपको बता रहा हूं जिनको ध्यान रखना है इस दिमाग में। और पहला जवाब केवल यही है कि यदि कोई प्रश्न पूछे आपसे कि अब तक देश में कुल मिलाकर कितने NCF आए हैं, तो क्या जवाब रहेगा? 5 आ गए हैं, वेरी गुड। अब थोड़ा सा आराम से सुन लेते हैं ध्यान से। एक जवाब आता है 1975 में आता है, दूसरा आता है 1988 में आता है, तीसरा आता है 2000 में आता है, चौथा आता है 2005 में आता है। समझ में नहीं आ रहा ये पांचवा कब आ गया? ये आए तो कितने थे? 4 ही आए थे। एग्जाम में प्रश्न भी आ रखा है कि भाई भारत में अब तक कुल कितने NCF बने हैं, तो आपने जवाब दे दिया गुरुजी बने तो केवल कितने हैं? 4 ही बने हैं।
और 4 में एक आ गया 1975, एक 1988, 2000 और 2005। अब कईयों के मन में आ जाता है कि सर ये बताइए ये एनसीएफ होते क्या है ये। तो इसका एक ही जवाब है आपका, और मैं एक ही वाक्य में जवाब दूंगा, ये विद्यालय शिक्षा से संबंधित दस्तावेज माने जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक ही जवाब है, विद्यालय शिक्षा से संबंधित दस्तावेज माने जाते हैं। और विद्यालय शिक्षा के जो दस्तावेज है उन्हीं को क्या कहा जाता है, एनसीएफ कहा जाता है। क्या है ये, एक लाइन में जवाब, और वो जवाब है आपके सब ये होते हैं, विद्यालय शिक्षा से संबंधित दस्तावेज। ये आपका एक जवाब हो गया है। विद्यालय शिक्षा से संबंधी कह देना या संबंधित कह देना, दस्तावेज कहा जाता है। अब आप में से कईयों के दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि सर ये तो पता चल गया है कि ये विद्यालय शिक्षा से संबंधित दस्तावेज है, लेकिन इनमें होता क्या है। तो याद रखना, देखो साहब, स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए जो तमाम पहलू है उनका जिक्र यहां पर होता है। जैसे कि आपका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर बिल्कुल लिखा हुआ है कि आपके शिक्षण के जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य कैसे होने चाहिए। आपकी जो शिक्षण विधियां हैं, ये शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, इनके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। यहां क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी जो सहायक सामग्री है, ये सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए, यहां पर लिखा हुआ है। आपके यहां पर क्लियर लिख रखा है कि जो आपकी मूल्यांकन प्रणाली है, ये मूल्यांकन प्रणाली कैसी होती है, ये यहां पर लिखा हुआ है। इन सब के अलावा यदि हम बात करें तो कहते कि साहब हमारे जो देश है, उस देश की आप चुनौतियां कह देना, देश की चुनौतियां नहीं कहना चाहो तो देश की चिंताएं कह देना, ये यहां पर लिखा हुआ है। और देश की चिंताओं के अलावा यहां पर लास्ट जो लिखा हुआ है वो केवल लिखा है आपने कि साहब ये जो पुस्तकें हैं आपकी, इनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये यहां पर लिखा है। और लास्ट में आपने लिखा है कि ये जो हमारे शिक्षक की क्षमताएं हैं, ये क्षमताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, जिनको कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर कहते हैं। ये तमाम बातें कहां पर लिखी है, तो जवाब है एनसीएफ 2005 में। अब एक प्रश्न ये वाला आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है, कॉमन सा प्रश्न है, और जो लाइन मैंने यहां पर लिखी है एग्जैक्टली यही लाइन एग्जाम में पूछी थी। कौन सी वाला प्रश्न पूछा है, प्रश्न केवल इतना सा पूछा था कि भाई ये जो स्कूल शिक्षा है, ये जो हमारी विद्यालय शिक्षा है, उस विद्यालय शिक्षा का सबसे एग्जैक्टली लाइन भी यही पूछी है, विद्यालय शिक्षा का सबसे जो नवीनतम दस्तावेज है, ये नवीनतम दस्तावेज कौन सा माना जाता है। तो आपका जवाब क्या रहेगा, एनसीएफ 2005। नवीनतम क्यों है भाई, क्योंकि है तो ये सारे ही विद्यालय शिक्षा के दस्तावेज है, लेकिन सबसे लास्ट में कौन सा आया है, 2005। इसके बाद में कोई आया ही नहीं है। यही कारण है इसको क्या नाम दे दिया, विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज। हे प्रभुओ, हालचाल कैसे आप सभी के। मैंने मेरा जो पेन है वो भी रखा है साइड में। और 1910 में पहली बार अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की मांग रखी गई, पहला जवाब है। 1935 में महात्मा गांधी ने शिक्षा संबंधी विचार रखे, उनका प्रस्ताव बनाकर अक्टूबर 1937 में कहां पर रखे थे, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में रखे थे। और किसके द्वारा रखे, तो जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। 1950 में राजस्थान में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। हम सभी को मालूम है 1964 को भारत में एक आयोग का गठन हुआ, कोठारी आयोग, और इसी आयोग के सुझावों पर देश की प्रथम शिक्षा नीति बनती है 1968। देश की दूसरी शिक्षा नीति बनती है 1986। और इसी पीरियड में कुछ एनसीएफ हमारे यहां बने, उसमें एक आता है 75, 88, 2000 और 2005। ये याद है या नहीं आप लोगों को,
एनईपी 2000 एनईपी 1986 का जो गठन है किसके नेतृत्व में हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, ये सवाल कुछ समझ में नहीं आया। देश की दूसरी शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी और दूसरी शिक्षा नीति कौन सी समिति की सिफारिश पर बनी। जो दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरी शिक्षा नीति कौन सी समिति के सिफारिश पर बनी, ये प्रश्न थोड़ा चेंज कर लो ये, क्योंकि नीति तो पहले ही बन चुकी थी, सिफारिश तो हुई थी उसके लागू करने या क्रियान्वयन को लेकर। दो कमेटियों ने अपनी सिफारिश दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसलिए बनाई गई क्योंकि पहली जो शिक्षा नीति थी उसको पूर्ण सफल नहीं माना गया, पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए, इसलिए कुछ लोगों ने कह दिया कि पहली जो शिक्षा नीति है वो तो क्या हो गई है, असफल। तो असफल तो नहीं कह सकते, लेकिन वो लागू नहीं हो पाई, और जब लागू नहीं हो पाई तो देश के लिए हमें एक शिक्षा नीति की आवश्यकता थी जो पूरे देश के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था कर सके। इसलिए 1986 में पहली शिक्षा नीति के आधार पर ही, पहली शिक्षा नीति की खामियों को दूर करते हुए दूसरी शिक्षा नीति का निर्माण किया। उस समय पर देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और जब ये शिक्षा नीति बन गई तो इसकी समीक्षा की गई थी, और समीक्षा होती है 1992 और 1993। किसके द्वारा की गई, तो एक जो जवाब है आपने सुना होगा, रेड्डी समिति। कौन सी समिति? रेड्डी समिति। और एक समिति थी आचार्य रमामूर्ति समिति, नाम सुना होगा, जिसको पीओए आप कहते हो। पीओए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन को हम कहते हैं कार्य योजना 1992। तो दो तरह के प्रयास किए गए, एक तो रेड्डी कमेटी, और रेड्डी कमेटी के अलावा आपका 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इन दोनों कमेटियों के सुझावों के आधार पर यह चेक किया गया कि क्या इस शिक्षा नीति में कोई ऐसी खामियां तो नहीं जिनको दूर करना चाहिए, या कोई ऐसी कमजोरियां तो नहीं है जिनको हटाने की आवश्यकता। तो नीति तो आपकी कब बन चुकी थी? 1986 में ही बन चुकी थी, लेकिन इसका रिव्यू कब हुआ? 6 साल के बाद। और 6 साल का मतलब है 1992 और 1993। 1992 में पीओए के बाद में एक और प्रयास हुआ जिसको आप सभी जानते हो, और वो था आपका प्रोफेसर यशपाल समिति, जिसने कहा था कि एजुकेशन शुड बी विदाउट वर्डन, शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। तो ये लिखोगे या नहीं लिखोगे आप लोग? लिखोगे? तो इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे एनसीएफ इन इंडिया अब एक ही लाइन तो है ना यार, इसमें हिंदी और इंग्लिश क्या करेगी? इसमें इंडिया को तो भारत ही कहते हैं, और क्या लिखाऊं इसको? लिख लो भारत में एनसीएफ, लिखो भारत में अब तक एनसीएफ। कैसी बातें करते हो? भारत में लिखो बेटा, मैं कॉपी चेक करूंगा किसने लिखा नहीं लिखा। भारत में अब तक एनसीएफ, और ऐसे लिखने के बाद में फिर इसको आप भाग में बांटोगे, भारत में अब तक एनसीएफ। हाँ जी, ये टोटल जो डायग्राम है इसको एज इट इज बनाना है। क्यों बनाना है इसको? क्योंकि मालूम तो चलेगा ना कौन से वर्ष में एनसीएफ बना है और कौन से में एनसीएफ नहीं बना है। ये हो गया है प्रथम एनसीएफ, ये हो गया है सेकंड एनसीएफ, ये हो गया है थर्ड एनसीएफ, और ये हो गया है आपका फोर्थ एनसीएफ। वाह बेटा, सारे अंग्रेज हो रहे। ओके सर जी। और थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एनसीएफ को कैसे लिखे। आज जो हमारी L1 वाली जो मैडम है, जो लेवल फर्स्ट में जो मैडम है यहाँ पर, है क्या कोई? सभी तो नहीं है। तो जो लेवल फर्स्ट में जो मैडम है, आ जाइए क्लास में। आप एक बात जरूर ध्यान रखना, और जो हमारे L2 वाले पहले वाले जो गुरुजी और जो मैडम है यहाँ पर बैठे हैं,
एक बात जरूर ध्यान रखना, ये L1 वाले जो मार साहब हैं, इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। चक्कर में नहीं पड़ना इसका मतलब आपको, अरे रुक जाओ एक बार, ये मैंने मार साहबों के लिए भी बोला था। ये शब्द मैंने क्यों बोला था, ये मैं आज क्लियर आपको बोल देता हूं। ये मेरे बेटे बहुत शाणे हैं, ये घर पर बैठकर खूब सारी पढ़ाई करते हैं, इस बात को यकीन मानना। और ये क्लास में आकर क्या करते हैं, ये क्लास में आकर ये मजे मारते हैं। तो आप ये मत सोचना कि ये पढ़ते पढ़ते नहीं है, ये बहुत खिलाड़ी है। एक बार लिख लो, एक बार बेटा हो। मेरा फोन नहीं आएगा, चिंता मत करो। आपने लिखा है भारत में अब तक एनसीएफ इन इंडिया पहला आ गया 75, 88, 2000, 2005। उसके बाद में 2005 के सामने मैंने लिखा है विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज है। 2005 के नीचे एनसीएफ को एरो करके लिख दिया कि भाई एनसीएफ का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है विद्यालय शिक्षा से संबंधी दस्तावेज। एनसीएफ शब्द को यदि हम हिंदी में देखते हैं तो आपका जवाब रहेगा, और वो रहेगा आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या क्रम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या क्रम आपने नाम दिया है, तो इनका हिंदी में नाम हो गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। और पूछेंगे 2005 के बारे में, तो आपका जवाब है विद्यालय शिक्षा का ये वाला सबसे नवीनतम दस्तावेज है। कोई पूछ ले आपसे कि जो एनसीएफएन में क्या क्या लिखा रहता है, तो हमने लिख दिया कि भाई पहली बात तो ये विद्यालय शिक्षा से संबंधित दस्तावेज है, और इस दस्तावेज में कौन कौन सी बातें लिखी रहती है। तो सारी जो बातें हैं जो मैंने लिखी है, इन बातों का इनमें विवरण दिया जाता है। और कौन सी बातें हैं, तो आपने लिखा कि भाई इसमें पाठ्यक्रम के बारे में जानकारियां होती हैं, इसमें जानकारी होती है उद्देश्यों के बारे में, इसमें जानकारी होती है शिक्षण विधियों के बारे में, जानकारी होती है इनमें। और वो जवाब दिया आप लोगों ने सामग्री और मूल्यांकन के बारे में। इसमें रहती है राष्ट्र की चिंताओं के बारे में, और जानकारी रहती है पुस्तकों और टीचरों की क्षमताओं के बारे में। कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, मैं दोबारा बोल देता हूं एक बार। सबसे लास्ट में है देश की टीचरों की क्षमताएं, उसके ऊपर दे रखा है देश की चिंताएं और पुस्तकें, फिर दे रखा है मूल्यांकन प्रणाली, सहायक सामग्री, शिक्षण विधियां, शिक्षण के उद्देश्य और पाठ्यक्रम। लिख लिया भैया? मतलब लिख रहे हो एक बार जमा जमा कर। चलिए, ये मामला था आप लोगों का जो अभी आपने लिखा 1986 तक का। और 1986 के बाद में हम सभी को मालूम है 1993 में एक कमेटी बनती है जिसका नाम था यशपाल कमेटी। और ये जो यशपाल समिति था उसके द्वारा पहली बार हम एक सुझाव दिया गया, और वो सुझाव है कि भाई जो शिक्षा है आपकी, वो शिक्षा बिना बोझ वाली होनी चाहिए। अब यहां पर दो प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि भाई शिक्षा बिना बोझ के, या बिना बोझ जो है, बोझ जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ बड़ा क्लियर है कि शिक्षा वह होनी चाहिए जो बालकों के ऊपर ना तो शारीरिक और ना मानसिक, मैं दोनों शब्द रिपीट कर रहा हूं, भार जो शब्द है, बोझ जो शब्द है, यहां पर बोझ शब्द का अर्थ होता है कि शिक्षा वह होनी चाहिए जो बालकों के ऊपर न तो शारीरिक और न मानसिक दोनों प्रकार के बोझ उत्पन्न करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो अब आपने जवाब दिया कि सर ये कैसे, और कैसे ये आइडिया आया,
तो याद रखिएगा, कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं और उनमें जवाब आया महाराष्ट्र में कोई इंग्लिश का पेपर था, और ये महाराष्ट्र में पब्लिश होने वाला जो इंग्लिश का पेपर था, इसमें कोई बच्चा है जो स्कूल जा रहा है। अब उस बच्चे का कार्टून एक अखबार में छपा था, और उस बच्चे का जो कार्टून अखबार में छपा, उसका कुछ कुछ जो फोटो था वो कुछ इस प्रकार का था। अब आपने कहा कि गुरुजी इसका मतलब क्या है? सुनना जरा, कार्टून बन रहा है, कोई किसी का फोटो नहीं बन रहा है, तो समझ में नहीं आए तो ध्यान से सुन लो एक बार। अखबार में कुछ कुछ एक ऐसा फोटो बच्चे का छपा। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसा फोटो भला कैसे, और ये बच्चे का फोटो भला कैसे हो सकता है? दरअसल में उसके कमर के ऊपर बहुत बड़ा बैग रखा हुआ था। अब जब बैग बच्चे की कमर के ऊपर होगा, या आपके कमर के ऊपर बहुत सारा वजन डाल दिया जाए, तो आप भी अभी अभी धनुष की तरह बन जाओगे, क्योंकि एग्जैक्टली धनुष बन गया बेचारा ये। अब यहां पर जब बच्चे के ऊपर ये वजन यहां पर रखा गया, तो बच्चा आगे की तरफ झुका हुआ है। अब इस फोटो को मजाक के तौर पर अखबारों में कार्टून बनाकर छाप दिया, लेकिन जब इस अखबार को प्रोफेसर यशपाल के द्वारा जब देखा गया, तो खुद यशपाल साहब कहते हैं कि ये जो फोटो है, ये जो अखबार में कटिंग जो छपी थी, कहता कि मैं इसको कई दिनों तक देखता रहा, बस मेरा दिमाग साइलेंट रहा, कुछ सूझा नहीं मेरे को। लेकिन जब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया इस अखबार को देखने के बाद में, तो जो पहला विचार आया वो यही था कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। अब ये जो बिना बोझ वाला जो कंसेप्ट है जो इनके द्वारा दिया गया, ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने 1993 में ये कमेटी भी बना दी, कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। लेकिन आप खुद जरा चीजों को समझना, सफलताएं ऐसे नहीं मिलती है। मामला था 1993 का, और एनसीएफ बनता है 2005, और ये जो एनसीएफ 2005 है, इसके निर्माण में ये जो प्रोफेसर यशपाल साहब थे, और इनके नेतृत्व में जो यशपाल समिति बनी, यशपाल कमेटी जिसको आप कहते हो, उस यशपाल समिति के सुझावों के आधार पर ही आपके लिए बनता है एनसीएफ 2005। तो पहला प्रश्न आपका बन जाता है कि जो एनसीएफ 2005 है, इसका निर्माण किसके नियंत्रण, किसके निरीक्षण, किसके नेतृत्व में हुआ? तो जवाब रहेगा प्रोफेसर यशपाल। दूसरा प्रश्न, ये तमाम जो प्रश्न है, ये मैं जो बोलता हूं ना, ये प्रश्न ये प्रश्न ये प्रश्न, भाई याद करना, आज तो पहली क्लास है तो आज तो कुछ बिगड़ा नहीं ज्यादा। ये जो प्रश्न प्रश्न शब्द यूज कर रहा हूं मैं, क्लास स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ये अब इनको दिमाग में रखोगे, कॉपी में रखोगे, वो आप जाने, आपका काम जाने, मेरा काम नहीं है वो। मेरा काम तो केवल ये बताना है कि यहां पे ये प्रश्न आ रखा है, ये प्रश्न आ रखा है। अब उनको आप लिखोगे, उनको याद करोगे, उनको दिमाग में रखोगे, वो आपका काम है, वो मेरा नहीं है। तो यहां पर ये जो यशपाल समिति है, उसी की सुझावों के आधार पर ये एनसीएफ 2005 बना। ये प्रश्न पूछ रखा है कि एनसीएफ 2005 का आधार माना जाता है तो यशपाल समिति। एनसीएफ 2005 का जो निर्माण है वो किसकी निगरानी में हुआ? तो जवाब है प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में एनसीएफ 2005 के निर्माण के लिए कौन सी समिति का स्थापना किया? तो जवाब रहेगा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। क्या है? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को कहा जाता है राष्ट्रीय संचालन समिति। अब यहां पर देखिएगा कि 1993 में कोई अखबार छपता है, उसके बाद में आप लोगों ने यशपाल कमेटी गठित कर दी। यशपाल कमेटी ने 1994 में अपने सुझाव दे दिए, और 1994 में इसके सुझाव आने के बाद में 10 साल के बाद में आपने बना दिया एनसीएफ 2005। मैडम और माट साहब, वो चीजों को बनने में टाइम लगता है। अरे रुक जाना एक बार, कलाकारी कर रहा है फालतू के, जरूरी है बीच में बोलना? अच्छा अच्छा करते रहते हो, नहीं पढ़ना तो आराम से जाइए, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है किसी को भी। काफी देर से देख रहा हूं मैं। अच्छा नहीं होगा, क्लास के बाहर का रास्ता दिखाने में 2 सेकंड लगेंगे, फिर समझ गया ना? फिर उसके बाद कंडीशन 2 ही होगी, या तो क्लास में आप बैठोगे या क्लास में मैं पढ़ाने आऊंगा फिर, और इसका फैसला करेगी पूरी क्लास
कि मुझे पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है ये क्लास डिसाइड करेगी, और आपको क्लास में बैठना है या नहीं बैठना ये डिसाइड फिर मैं करूंगा। ठीक है? ऐसा थोड़ी होता है यार। और हालचाल कैसे आप लोग? तुझे पता है ना मैं नाराज नहीं होता यार, ये मेरे को यही तो नहीं आता मेरे को यार। काश यदि यही आ जाता तो बात ही कुछ और थी। हाँ हाँ रियली में नहीं आता भाई। चलिए चलिए अब आ जाइए, है ना, अब थोड़ा टाइम भी होने का है तो थोड़ा बातों को समझते हैं एक बार। कितनी दूर की बातें हो रही है। 2005, 1993 और 1994। सच कह रहा हूं मैडम मार साहब, थोड़ा सा मैं इसलिए डांटता हूं आप लोगों को क्योंकि पढ़ाई के लिए ना, देखो भाई, पढ़ाई पढ़ने से नौकरियां नहीं लगती, पढ़ाई का कॉन्सेप्ट समझना होता है, और कॉन्सेप्ट किताबें नहीं समझाती। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, नोट्स नहीं समझा सकते इस बात को अभी से पल्लू में गांठ बांध लेना। उसका कारण है, अरे रुक जाना यार, कहां पल्लू यार। ये सपना चौधरी ने सबका दिमाग खराब रखा है ये, है ना, वो कुछ भी कहे, वो ऐसे कर दे तो भी मामला गड़बड़ हो जाता है। हद हो गए यार। चलिए, तो केवल हम ये कहना चाह रहा था कि कंटेंट आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और ये कंटेंट केवल क्लास में ही समझ में आ सकते हैं। किताबों में चीज़ों को कोरिलेट नहीं करते हैं। किताब में केवल लाइन लाइन लिखी और छोड़ दिया। अब या तो उनको घर पर बैठ के समझो और या उनको टीचर से समझो। आपने कहा था कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। कमेटी बनाई थी 1993 में, रिपोर्ट दे दी 1994 में, और इसके सुझावों के आधार पर 2005 में बना दिया आपने एनसीएफ 2005। 15 साल के बाद में एनईपी 2020। कितने वर्ष बाद में? 15 साल के बाद में। 15 साल कहां से? 2005 से। पहला ही गजब का बिंदु रखा। पहला मतलब जो यहां से जुड़ा हुआ है, यहां से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक विद्यालय में वेटिंग मशीन होनी चाहिए। वेटिंग मशीन, वजन तोलने वाली मशीन। और प्रश्न भी परीक्षा में पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है? प्रत्येक बच्चे के बैग का वजन उसके कुल वजन का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप सोचो कि बोझ की बात की है यहां पर 1993 में, रिपोर्ट दी है 1994 में, और 2005 में कह दिया कि शिक्षा बिना बोझ के हो, ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन प्रयास पूरा कब हुआ? 2020 में जाकर। क्या कह दिया? ये टीचर की जिम्मेदारी होगी, ये एसएमसी की जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक बच्चे के स्कूल के बैग का वजन उस बच्चे के वजन का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब जाकर बच्चे के स्कूल के बैग के वजन को कम करने का प्रयास किया कि बच्चे के बैग का वजन इतना नहीं होना चाहिए कि बच्चे के शरीर और बच्चे के दिमाग के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। तब जाकर हमारे यहां पर एक शैक्षिक परिदृश्य की स्थापना हुई है। लेकिन आप सबके लिए, हम सबके लिए 1993 और 1994 के बाद में और 2005 से पहले राजस्थान के लिए वर्ष 1997 बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये जो डेट है आपकी 1993, 1994, 2005, ये डेट है भारत के लिए, और राजस्थान के लिए इनके बीच में तारीख बनती है। वो तारीख कौन सी है? 1997। तो आप कहोगे सर राजस्थान में क्या हो गया था फिर 1997 में? मैडम और मार साहब, सबको याद दिला रहा हूं, 1950 में आपने शिक्षा विभाग की स्थापना की थी, और 1997 तक आते आते शिक्षा विभाग ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि साहब पूरे राज्य के लिए शिक्षा संबंधी कार्य करना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए
उस शिक्षा विभाग को 1997 में दो भागों में करने का निर्णय किया। एक को नाम दे दिया प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और एक को नाम दे दिया माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। तो दोनों निदेशालयों को अलग करने का निर्णय कब लिया था? 1997 में। और इन दोनों निदेशालयों ने 1 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 1998 से अलग अलग काम करना स्टार्ट कर दिया। और कहां से? बीकानेर से। इसका मतलब है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है। दोनों को अलग कब किया? 1997 में। दोनों ने अलग अलग काम करना कब से स्टार्ट किया? 1 जनवरी 1998 से। और दोनों की संयुक्त रूप से स्थापना कब हुई? 1950 में। प्रश्न देख लीजिएगा, आपने शिक्षा विभाग 1950, आपने 1997 में दोनों को अलग करने का निर्णय किया और 1 जनवरी 1998 से दोनों ने अलग अलग काम करना स्टार्ट कर दिया। कहां से? बीकानेर से। नेक्स्ट लाइन में आप लिखिएगा और उसमें लिखेंगे 1993 में प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में यशपाल समिति का गठन किया। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक से प्रस्तुत की। शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक से प्रस्तुत की। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे वर्ष 1997 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पृथक करने का निर्णय किया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ने 1 जनवरी 1998 से बीकानेर में कार्य प्रारंभ किया। देखो, पहले भी बीकानेर में ही थे ये और काम भी कहीं से प्रारंभ किया, वहीं से काम प्रारंभ किया था। और कब से किया था? तो जवाब है 1998 से। लिखा हो तो बताइए, फिर आगे चले। पूछा था, चेक किया था केवल, लिखा या नहीं लिखा। अच्छा, कुछ आया क्या? अच्छा लगता है वैसे ये चिट्ठियां जब आती रहती है, जब ये
एक बढ़िया प्रश्न पूछा है कि सर, बोझ मुक्त शिक्षा केवल सरकारी विद्यालयों के लिए है क्या? प्राइवेट विद्यालयों पर यह लागू नहीं होता क्या? और होता है तो वर्तमान में तो बच्चे बैग तले ही दब जाते हैं। सरकार प्राइवेट विद्यालयों की मान्यता देते समय ये बात नहीं बताती क्या? तो ये एक ऐसा प्रश्न पूछा है आप में से किसी ने, जिसका जवाब मैं बिल्कुल सटीक दूंगा। कम से कम 100 बच्चों से ज्यादा बच्चों की हमने जांच की थी, क्योंकि हम छोटा सा एक एनजीओ भी चलाते हैं बच्चों के लिए। और ये जो आप बता रहे थे, बिल्कुल एजुकेशनल मुद्दों को बहुत उठाते हैं। जैसे जब भी, खैर अब तो गवर्नमेंट भी समझदार होगी, तो इस सर्दियों के दिनों में जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं, बच्चे सुबह सुबह स्कूल भागते हैं। इसको लेकर हमने कई बार शिक्षा मंत्री तक से मुलाकात की है। जब स्कूल ओपन होते हैं तो आपने देखा होगा गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तब भी छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो हमने इन चीज़ों के लिए खूब सारी मुहिम चला रखी है। हमारे यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं बच्चों के लिए, खासकर जो छोटे व्हीकल होते हैं, इसमें जिस तरह से मवेशी को भर के लेके जाते हैं, ऐसे छोटे बच्चों को भरकर लेकर जाते हैं। न कभी पेरेंट्स ध्यान देते हैं, न कभी स्कूल ध्यान देता है, और ना आप जैसे हम जैसे लोग देते कि यार ये हो क्या रहा है। ये प्राइवेट जो व्हीकल में बच्चे आते हैं, प्लीज अभी बात सुनिएगा, अभी मैंने कहा ना बोलना नहीं बीच में। तो कई दफा जब मैं आता हूं, और आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा, ये जो सिग्नल होते हैं ये इन पर भी नहीं रुकते। ये सिग्नल रेड है, भयानक स्पीड से दौड़ा के जाते हैं। तो खैर ऐसे समय तो खैर मैं तो खैर कोचिंग के उस पर काम पे रहता हूँ, फिर भी जब मैं देखता हूँ तो मैं मेरे व्हीकल को मैं उस व्हीकल के आगे खड़ा कर देता हूँ। भले ही मैं क्लास में लेट पहुंचता हूँ, लेकिन 10 मिनट तक उसकी काउंसलिंग करता हूँ। और कईयों की आंखों में आंसू हो जाते, दरअसल में काउंसलिंग नहीं होती, वो टॉर्चर होता है। वो तो 10 मिनट तक उसका टॉर्चर करता हूँ, सीधी भाषा में बात करूँ। और वो 10 मिनट तक टॉर्चर इसलिए करता हूँ ताकि दोबारा जिंदगी में कभी वो बच्चों को लेकर ऐसे नहीं भागे। क्योंकि हम क्लियर कहते हैं कि इसमें तेरे घर के बच्चे नहीं है, न जाने कितने घरों के चिराग और रोशनी इसमें बैठी है। तू तो मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो कई घरों को अनाथ कर जाएगा। ऐसे करके बातें होती है। तो मैंने कम से कम 100 बच्चों के बैग को चेक किया। मैडम और मार्ट साहब, आपको आश्चर्य होगा, बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनका कौन सी क्लास है। उनके बच्चों के अभिभावकों को पता ही नहीं कि उनके दिन का टाइम टेबल क्या है। सारी किताबों को ठूस के ले जाते हैं बच्चे। ये हमने 100 बच्चों से ज्यादा बच्चों को हमने ऑब्जर्व किया है। उनको पता ही नहीं है कि उनका क्या क्लास है आज, क्या नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी जो है आपको ध्यान से सुनना है। केवल एक लाइन आपको हेडिंग करके लिखनी है, और हेडिंग नहीं लिखो तो डायरेक्टली लिख देना। वो लाइन आपको जल्दी से लिखना है। और वो लाइन आपकी रहेगी, जल्दी से लिखेंगे। भारत में, डायरेक्ट लाइन में तो कोई हेडिंग मत बनाओ, और उसमें लिखना है भारत में सभी के शिक्षा के लिए, भारत में सभी के शिक्षा के लिए वर्ष 1998 में देश के शिक्षा मंत्रियों, अब देश के शिक्षा मंत्री का मतलब भाई ये राज्यों के शिक्षा मंत्री है। ये कहीं आप सोच रहे हो कि देश के कितने शिक्षा मंत्री हो गए इतना, तो राज्यों के जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उनके लिए लिखा है ये। और आपने क्लियर लिख दिया है कि राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें निःशुल्क शिक्षा पर चर्चा हुई, निःशुल्क शिक्षा पर चर्चा हुई। अब केवल एक लास्ट जो बात है, एक वीडियो आपको छोटा सा देखना है, उसको आप एक बार देख लो।